हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मेरे बाबा जी की पुण्यतिथि थी। ये पहली पुण्यतिथि थी उनकी। 8 फरवरी की है ये। यहाँ पर थोड़ा सा आज घर पर हवन वगैरह कराया गया था, इसलिए बस आज मम्मी और मैं सुबह काफ़ी जल्दी उठ गए थे, तो हमने सबसे पहले उठकर घर का काम ही किया था। और सुबह के टाइम इस वजह से आज मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई थी। यहाँ पर हवन वगैरह कर रहे थे हम सभी। और हवन होने की वजह से ना मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सी एनर्जी फील हो रही थी, और मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था। मुझे लग रहा था कि अब अच्छे से पढ़ाई करूँगी। इसके बाद ये प्रसाद वगैरह मैं बाहर बच्चों में बांटने के लिए चली गई थी। और यहाँ पर मम्मी ने भोग लगाने के लिए सब पूरियाँ वगैरह बनाई थी आज। इधर पापा जी बैठकर खाना खा रहे थे, और फिर इधर मैंने भी खाना खा लिया था। इस टाइम तक शायद लगभग 10:30 या 11 बजे हुए थे। और ये सभी सारा काम निपटाने के बाद मम्मी और मैंने सारा काम ख़त्म करने के बाद खाना वगैरह खाने के बाद मैं बैठ गई थी यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए अपनी। हल्की सी धूप आ रही थी यहाँ पर। मेरा धीरे धीरे चीज़ों का रिवीजन तो अभी चल ही रहा है, लेकिन उसके अंदर मैं कुछ नई चीज़ें भी पढ़ रही हूँ अभी, क्योंकि रिवीजन मुझे पता है मैं कर लूँगी आराम से। धीरे धीरे रिवीजन की चीज़ें चल रही हैं। रीजनिंग में मैंने कुछ नए टॉपिक्स पढ़े हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था जब मैंने अपनी प्रैक्टिस की थी, कुछ यूट्यूब से की थी और कुछ मैंने जो अपनी बुक मंगाई है वहाँ से मैं प्रैक्टिस कर रही थी। उन सब प्रैक्टिस को करने के बाद जिन क्वेश्चंस को मुझे लग रहा था कि इन क्वेश्चंस पर मैं अटकती ही हूँ, मतलब ऐसा होता है जिस टाइम पर मैं सोल्व करके देखती हूँ, अगर स्टार्टिंग में मैंने जो अप्रोच रखी है किसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, अगर उससे वो हो रहा है तो ठीक है। अगर नहीं हो रहा है या फिर मुझे काफ़ी टाइम लग रहा है उस क्वेश्चन को करने में, तो इसका मतलब है कि मतलब कहीं ना कहीं वो चीज़ें ना अटक रही हैं, या फिर उस क्वेश्चन के लिए मैं अटक रही हूँ। क्योंकि इतना टाइम तो नहीं होगा वहाँ पर कि मैं आराम से बैठकर वहाँ पर बार बार अलग अलग मेथड से यूज़ करके देखूँ। जो स्टार्टिंग में मैंने अप्रोच रखी, अगर वो लग पा रही है तो ठीक है, नहीं तो मुझे उस चैप्टर को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है, अगर मेरा उस अप्रोच से नहीं हो पा रहा है वो। इसी के अकॉर्डिंग मैं इनइक्वालिटी रीजनिंग की बात करूँ तो मैं रीजनिंग में इनइक्वालिटी वाला चैप्टर पढ़ रही हूँ। फिगर काउंटिंग वाला मैं चैप्टर पढ़ रही हूँ, क्योंकि फिगर काउंटिंग में मुझे प्रॉब्लम होती है। नॉर्मली अगर हम इस तरह से फिगर काउंटिंग करते हैं जैसे करते हैं, तो इस तरह से तो नहीं होगा। उसके लिए कुछ ना कुछ ट्रिक तो यूज़ करनी पड़ेगी, तभी हो पाएगा सही से। और थर्ड नंबर सीरीज़ मेरी अभी चल रही है, क्योंकि नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन पर मैं अटक जाती हूँ। और फोर्थ मेरा डाइस चल रहा है। मतलब नॉर्मल डाइस तो हो जाते हैं, लेकिन डाइस में ना एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इस वजह से मैं थोड़े लेंथी वाले क्वेश्चन कर रही हूँ डाइस के। अदरवाइज़ डाइस वाला चैप्टर तो मुझे ईजी लगता है, हो जाती हैं चीज़ें इसमें तो। और अगर आप सभी भी रीजनिंग की तैयारी कर रहे हो तो रीजनिंग को सबसे ज़्यादा अच्छे से तैयार करना, क्योंकि हमारे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ना रीजनिंग में से ही बनेंगे। और रीजनिंग में ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आती है। कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन हो सकते हैं जो थोड़े डिफ़िकल्ट लेवल के आएंगे, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में ना ऐसा नहीं होता कि एग्ज़ामिनर सभी क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट लेवल का रखेंगे। उनको सभी बच्चों को सोचते हुए मतलब एक एवरेज रखना होता है। मतलब कुछ क्वेश्चन इस तरह के रखे जाते हैं जिन्हें लगभग हर बच्चा कर सकता है सोल्व। कुछ ईजी रखे जाते हैं और थोड़े से डिफ़िकल्ट लेवल के भी रखे जाते हैं, ताकि मतलब तभी तो वो अलग कर पाएंगे ना बच्चों को। क्योंकि उन्हें इतने सारे बच्चे तो नहीं चाहिए, क्योंकि लाखों बच्चों ने फॉर्म भरा है। 40 से 50 लाख शायद बच्चों ने फॉर्म भरा होगा इसका यूपी पुलिस एग्ज़ाम्स के लिए, लेकिन इतने बच्चे तो उन्हें नहीं चाहिएंगे। इसीलिए कुछ डिफ़िकल्ट लेवल की चीज़ें तो ऑफकोर्स आएंगी। और ऐसा नहीं है जिस तरह का पेपर अभी तक आता हुआ आ रहा है ना, क्योंकि जो मैं प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रही हूँ उससे जो मैंने प्रीवियस ईयर के 5 पेपर सोल्व किए थे, उनको देखकर तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मतलब इतने ईजी क्वेश्चन आते हैं क्या। अभी यहाँ पर बैठकर मैं अपना एक इसमें प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रही थी, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट हैं। इस बुक में अरिहंत की बुक मंगाई हुई थी मैंने प्रीवियस ईयर्स की। इसमें 5 तो प्रीवियस ईयर्स हैं और 25 या शायद 26 प्रैक्टिस सेट हैं। तो सारे तो नहीं हो पाए हैं मेरे, क्योंकि मैं कुछ प्रैक्टिस ऑनलाइन भी कर रही हूँ, क्योंकि ये बुक मुझे थोड़ा ईजी लगती है। तो इसलिए मैं कुछ ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रही हूँ, और कभी कभी इससे भी एक आधा प्रैक्टिस सेट सोल्व कर लेती हूँ। और मैंने जैसा आपको पहले बताया था, मेरे 6 प्रैक्टिस सेट तो इसके सोल्व हो चुके हैं, और 5 प्रीवियस ईयर के पेपर भी हो चुके हैं। बस अब कभी कभी मैं इसका एक आधा पेपर सोल्व कर लेती हूँ फिर भी। और क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स वाला पार्ट भी ठीक ठाक आएगा, तो बस मुझे ये टेंशन है कि कहीं टाइम कम ना रह जाए, क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन करने में टाइम लगता है। कोई ये क्वेश्चन ऐसा तो नहीं होता है कि एकदम हमने देखा और इनको एकदम लिख दिया। हिंदी और या फिर जीएस की बात करूँ, उनकी तरह सिर्फ टिक करना होता है जो भी चीज़ें हमें पता होती है। ऑफकोर्स मिनिमम कुछ ना कुछ टाइम तो लगता ही है इन चीज़ों को सोल्व करने में, चाहे वो रीजनिंग का छोटे से छोटा क्वेश्चन हो। काफ़ी बार उसको मतलब 2-3 बार सोल्व करना पड़ जाता है जब अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो डेफिनेटली टाइम कम रह सकता है अगर हमने चीज़ों को टाइम मैनेज नहीं किया है। तो अपनी अपनी टाइम स्पीड को या टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से मैनेज कर लेना। अच्छा, मैंने पता है किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करना सीखा है, क्योंकि मैंने 2-3 बार अपना यूपी टेट और सी टेट के एग्ज़ाम क्लियर किए अच्छे मार्क्स के साथ, और वहाँ पर भी टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, क्योंकि लंबे क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी लेंथी होता है। अगर टाइम मैनेजमेंट सही नहीं करोगे आप, तो डेफिनेटली उनमें भी टाइम कम पड़ जाता है,
क्योंकि आपको पता होगा पेडागोजी के क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होते हैं। और टाइम मैनेजमेंट करना मुझे लगता है मैं किस तरह से करती हूँ, मैं ना ऐसा करती हूँ यूट्यूब पर जितनी भी चीज़ें देखती हूँ, लाइक कुछ भी अगर रीजनिंग से रिलेटेड या मैथ से रिलेटेड अगर मैं कुछ भी चीज़ें देख रही हूँ कि कुछ भी चीज़ें या कुछ भी चैप्टर पढ़ रही हूँ, तो मैं उसको या फिर 1.7 की स्पीड पर या फिर 2x की स्पीड पर देखती हूँ। मतलब उस तरह से सोल्व करने की कोशिश करती हूँ। इससे ना टाइम स्पीड और आपके टाइम मैनेजमेंट में काफ़ी हेल्प होएगी। देखो स्टार्टिंग में अगर आप करना शुरू करोगे इस तरह से, मतलब आप नॉर्मल स्पीड पर देखते होंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद आप धीरे धीरे 2x की स्पीड पर या 1.7 धीरे धीरे जब आप अपनी स्पीड बढ़ाओगे ना, तो आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। स्टार्टिंग में जब मैंने इस तरह से पढ़ाई करना शुरू की थी, तो एक्चुअली में मुझे भी कुछ समझ नहीं आता था कि इतनी ज़्यादा स्पीड से बोल रहे हैं, कुछ टीचर थोड़ा पढ़ाते भी हैं स्पीड से। तो स्टार्टिंग में आपको 1-2 क्लासेस में लग सकती है थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी, बट धीरे धीरे ना उस चीज़ की आदत पड़ जाती है उसी तरह से पढ़ाई करने की। अभी मैं 2x की स्पीड पर देख सकती हूँ, कोई भी वीडियो स्पेशली समझ भी आ जाती है, कोई ज़्यादा ही कुछ डिफ़िकल्ट टॉपिक चल रहा हो तो उसकी बात अलग है, अदरवाइज़ इस स्पीड पर मुझे समझ आ जाती है। और इससे मुझे लगता है कि इससे मेरा टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो जाता है, क्योंकि एक हैबिट पड़ जाती है फिर उस तरह से क्वेश्चन को डील करने की। और अपना पेपर करते जो भी आप अप्रोच रखने वाले हो उसको पहले डिसाइड कर लेना, मतलब एग्ज़ाम में जाने से पहले डिसाइड कर लेना कि आपको पहले हिंदी वाला पोर्शन करना है, पहले रीजनिंग वाला पोर्शन करना है, पहले मैथ्स करना है। तो ये सारी चीज़ें ना आपको पहले डिसाइड करनी होंगी जाने से पहले कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। मैं तो पहले हिंदी वाला पार्ट करूँगी, उसके बाद जीएस वाला, देन रीजनिंग वाला, और मैथ्स को सबसे लास्ट में करूँगी। रीजनिंग को हम सबसे लास्ट के लिए इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि अगर टाइम कम पड़ा तो फिर रीजनिंग के काफ़ी सारे क्वेश्चन रह जाएंगे, और जो पहले इजी चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें हमें आती हैं पहले हमें वो करनी चाहिए, ताकि जल्दी जल्दी हम उनको निपटाने के बाद जो चीज़ें थोड़ी सॉल्वेबल हैं उनके लिए अच्छे से अपना टाइम बचा सकें। और जितना हो सके हिंदी और जीएस को करने में हमें कम से कम टाइम लेना है, ताकि हम मैथ्स और रीजनिंग के लिए ज़्यादा टाइम बचा सकें, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट ही सॉल्वेबल हैं। और स्पेशली एक बार को हो सकता है कि रीजनिंग में थोड़ा कम टाइम लगे, क्योंकि उसमें नॉन वर्बल रीजनिंग भी होती है जो काफ़ी ईजी होती है, सो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बट मैथ्स के तो जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी सॉल्वेबल होंगे, और जहाँ तक मुझे लगता है ठीक ठाक क्वेश्चन होंगे, इतने ऐसे नहीं होंगे बहुत ही ईजी लेवल के। और जब मैं अपनी मैथ्स की चीज़ें सोल्व कर रही थी, मतलब अभी प्रैक्टिस कर रही थी, सो मुझे अभी इनमें मैं सारी चीज़ें पढ़ रही हूँ, इसमें सीआई वाला चैप्टर पढ़ रही हूँ क्योंकि मैं इन क्वेश्चंस पढ़ सकती हूँ। मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला पढ़ रही हूँ, टाइम एंड स्पीड पढ़ रही हूँ, और स्पेशली मैथ्स के फॉर्मूले पढ़ रही हूँ। देखो अगर मैथ्स में अच्छे नंबर लाने हैं तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगती है, मुझे लगता है मैथ्स के फॉर्मूले हैं। अगर आपको फॉर्मूले पता है तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाते हैं। 2D और 3D के, स्पेशली 2D और 3D के फॉर्मूले ना आपके उंगलियों पर होने चाहिए। फॉर्मूले मुझे बहुत अच्छे से याद है 2D और 3D के, शायद इसलिए मेरे क्वेश्चन छूटता नहीं है, 2D और 3D का हो जाता है इजीली क्वेश्चन। अच्छा अभी ना मैं कुछ टाइम पहले एक मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज सोल्व कर रही थी ऑनलाइन। सो वहाँ पर एक क्वेश्चन आया, हिंदी में लिखा हुआ था छिन्नक का आयतन, कुछ वॉल्यूम पूछा हुआ था। तो स्टार्टिंग में मैं तो कन्फ्यूज़ ही हो गई कि छिन्नक होता ही क्या है, यही नहीं पता था, और इंग्लिश में जो लिखा था वो भी नहीं पता था। देखो मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ तो इंग्लिश तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आती। मुझे लगा भाई हिंदी तो आती है लेकिन बट हिंदी में छिन्नक क्या होता है ये यही नहीं पता था। तो फिर टीचर ने बताया कि ये बाल्टी होता है, मतलब अगर हम किसी कोन को बीच से कट कर देते हैं, उसको उल्टा कर देते हैं, तो वो एक बाल्टी बन जाता है जिसको छिन्नक बोलते हैं। सो अगर आप में से किसी और को नहीं पता होगा इसलिए मैंने बता दिया है, क्योंकि ये शायद आप सभी ने भी पहली बार ही सुना होगा इस तरह का नाम। और एक बार एक क्वेश्चन में लिखा हुआ था डुप्लीकेट रेशो और ट्रिप्लीकेट रेशो पूछे हुए थे। अब मुझे तो यही नहीं पता था कि डुप्लीकेट रेशो ट्रिप्लीकेट रेशो होते क्या हैं। फिर ये भी टीचर्स ने बताया कि ये वर्गानुपात और घनानुपात होते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो शायद मतलब कभी कभी ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पेपर में दोनों ही लैंग्वेज में वो चीज़ें लिखी हुई हों। कभी कभी ऐसा होता है हिंदी भी कुछ इस तरह की लिख दी जाती है जो बिल्कुल समझ से बाहर होती है। सो इसलिए हमें दोनों चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, डुप्लीकेट रेशो ट्रिप्लीकेट रेशो हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। क्योंकि कभी कभी ना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं लेकिन उसकी लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती, जिस वजह से वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। मैथ्स में मैं रिमाइंडर थ्योरम और यूनिट डिजिट भी पढ़ रही हूँ। बेशक डायरेक्टली शायद इनसे क्वेश्चन ना आए, लेकिन इन पर बेस्ड ना क्वेश्चन अलग तरीके से आ सकते हैं। मतलब कैसे बताऊँ मैं कि रीजनिंग से रिलेटेड और मतलब इस तरह के रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। और हिंदी का आज मेरा पूरा कंप्लीट रिवीजन हो चुका है। अब हिंदी में तो मुझे नहीं लगता मुझे कुछ और चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है, कुछ नया, क्योंकि हिंदी मैंने पढ़ भी ली है पूरी और रिवीजन भी पूरा हो चुका है। अभी मैं बताती हूँ आपको मैंने क्या क्या नई चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ताकि अगर आपको कुछ रह रहा तो आप भी पढ़ सको। भारतीय हिंदू युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग, इनको भी ज़रूर पढ़ लेना। मुझे लगता है इन तीनों में से किसी न किसी से तो एक तो क्वेश्चन ज़रूर आने वाले हैं। और जितने भी कवि या लेखक हुए हैं ना, इनको मैंने अलग अलग पार्ट में करके भी याद किया है, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। कभी कभी ऐसा होता है ये पूछ लिया जाता है कि आदिकाल के कौन से कवि हैं या आदिकाल के कौन से लेखक हैं। सो मैंने इनको अलग अलग याद किया है कि आदिकाल में
कितने कौन कौन से लेखक हुए हैं, कौन कौन से कवि हुए हैं, भक्ति काल में कौन कौन से हुए हैं, और भक्ति काल की अलग अलग 2 शाखाएँ हैं उसमें किस तरह से हैं, और आधुनिक काल, द्विवेदी युग और छायावादी युग के कौन कौन से हैं। छायावादी युग के मेन मतलब 4 स्तंभों में से कौन कौन आते हैं वो। मैं ना बाहर बैठ कर पढ़ाई कर रही थी, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धूप लग रही थी, इस वजह से मैं थोड़ी देर अंदर आ गई थी पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि बाहर ना ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता है, ज़्यादा तेज़ धूप लगती है, और छाया वाली साइड बैठो तो ज़्यादा सर्दी लगती है मतलब उस उधर, इसलिए मैं अंदर आ गई थी पढ़ाई करने के लिए। अभी मैं यहाँ पर पढ़ते हुए बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो मैं अभी थोड़ी देर बाहर जाकर देखने वाली हूँ थोड़ा बाहर का टेम्परेचर कैसा हो रहा है, बाहर का माहौल कैसा है। अब मैं बोर हो गई, सच बताऊँ तो मैं यहाँ पर काफ़ी देर से पढ़ रही हूँ इस बेड पर बैठकर, तो मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई हूँ। अभी मैं थोड़ा सा बाहर को घूमूँ फिरूंगी, चाय वगैरह पीऊँगी, तब फिर से बैठूँगी यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए अपनी। चलो बाहर चल के देखते हैं कि बाहर का मौसम कैसा हो रहा है। घर में देखो कितना गंदा हो रहा है, ये हवा इतनी चल रही है इस वजह से गंदा हो रहा है। ये देखो सुबह सारे में साफ किया था पूरे घर में, यहाँ पर देखो कितना गंदा हो रहा है। मैं ना नहाने के बाद अंदर ही बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर या तो इतनी धूप हो रही है, एक तो ऊपर से अगर आप देखोगे, देखो पेड़ कितने ज़्यादा हिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, तो पढ़ाई हो नहीं पाती फिर बाहर बैठकर। छाया में बैठते हैं तो सर्दी लगती है, और बाहर धूप में बैठो तो गर्मी, इसलिए आराम से अंदर बैठकर ही पढ़ाई की आज मैंने। अदरवाइज़ अगर आपने मुझे कभी देखा होगा मेरी वीडियोस में बैठकर पढ़ाई करते, तो मैं यहाँ पर बैठकर पढ़ाई करती हूँ, जो एक खाट बिछी हुई है, और सुबह के टाइम में यहाँ पर बैठकर पढ़ाई कर रही थी, शाम के टाइम यहाँ मैं अभी इसी खाट पर बैठी हुई जो मैं आपको दिखा रही थी यहाँ पर। और अगर आप देखोगे तो मेरी 2-4 बुक्स यहाँ पर भी रखी हुई हैं अभी, बट अभी मैं नहीं पढ़ूँगी, क्योंकि अभी तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, और मतलब अभी थोड़ा रेस्ट करूँगी, क्योंकि अभी मम्मी भी नहीं आई है स्कूल से, तो जब मम्मी आ जाएंगी तभी चाय बनाऊँगी। अभी तो मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मैं अकेली चाय पी कर क्या ही करूँगी। मम्मी आ जाएगी तो दोनों के लिए चाय बना लूँगी, तब तक मैं यहाँ पर ही बैठकर अपना थोड़ा रेस्ट करने वाली हूँ, थोड़ा धूप में बैठूँगी, और उसके बाद अपना चाय वगैरह पीकर फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। और आप सोच रहे होंगे कि दीदी आप हमेशा इस तरह से दुपट्टा चुन्नी की ओढ़ के रखते हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर मैं मतलब कभी पढ़ाई करती हूँ तो ज़्यादातर हमेशा पढ़ाई अगर मैं करती हूँ तो सिर पर कुछ ना कुछ चुन्नी या कुछ भी रख कर बैठती हूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगता है जब बाल मुँह पर आते हैं, बार बार परेशान करते हैं। और अगर एक बार मैं बैठती हूँ तो फिर मुझे आराम से 2-3 घंटे चाहिए पढ़ने के लिए। कोई बार बार कोई परेशान करता है तो गुस्सा आता है, और फिर बाल वगैरह ना परेशान करते हैं। तो हवा इतनी ज़्यादा चल रही है, सो बालों से मुझे इरिटेशन तो होता है जब फेस पर आते हैं, तो इस वजह से मैं अपना सिर को एकदम मतलब बालों का अच्छे से कवर करके तब बैठती हूँ पढ़ाई करने के लिए, ताकि कुछ भी चीज़ से ना डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए। सो अगर आपको लगता होगा कि दीदी हर वीडियो में इस तरह से चुन्नी ओढ़ कर बैठे रहते हो, सो बस ये इसलिए है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा बस रेस्ट करूँगी, इसके बाद मम्मी आ जाएंगी, चाय वगैरह पीकर अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करूँगी। यहाँ पर मम्मी भी आ गई थी, इसलिए मैंने चाय वगैरह बना ली थी। अपना चाय वगैरह पीने के बाद अब मैं फिर से बैठ जाऊँगी अपना पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि रेस्ट मैं पहले ही कर चुकी थी।